बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो। आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है जिसमें जस्ट एक वेरिएबल हो। हम यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे वो मल्टीपल वेरिएबल्स का होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस so on प्लस an(xn) इज इक्वल टू b is called a linear equation in the variables x1 x2 x3 up to so on xn। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम वेरिएबल जितने भी हैं x1 x2 x3 सबकी जो पावर है वो 1 है। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल्स में? n वेरिएबल्स में। यार a1 a2 a3 up to an and b, a1 a2 a3 up to an and b आर कॉन्स्टेंट्स यूजुअली रियल नंबर्स। हमारा ये पूरा चैप्टर, ये पूरी बुक जो है वो रियल नंबर्स के साथ ही डील करेंगे। हम कम्प्लेक्स के साथ हम फिलहाल इस बुक में डील नहीं करेंगे। अ कलेक्शन ऑफ सेवरल सच इक्वेशन इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास कुछ इक्वेशन होंगी 3 4 5, तो उनका जो कलेक्शन होगी वो हमारे पास कहलाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशन है। सपोज m, कंसिडर m लीनियर इक्वेशंस a11 x1 a2 12 x2 प्लस so on प्लस a1n xn इज इक्वल टू b1, ये पहली इक्वेशन है। फिर a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस अप टू so on a21 xn इज इक्वल टू b2, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। उसके बाद चलते जा रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, अप टू so on mth इक्वेशन आ गई हमारे पास am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस so on amn xn इज इक्वल टू bm। इस सारे सिस्टम को हमने कह दिया कि ये हमारे पास 1 है, इसका नेम हमने रख दिया 1। n अननोन्स हमारे पास वेरिएबल्स में n है 1 2 so on nth वेरिएबल। n वेरिएबल्स हैं हमारे पास, और aij और bi's क्या हैं? स्केलर्स हैं। ये a1, ये जैसे a11 है, a12 है एंड so on aij's, और ये जो b1 b2 b3 bi's सारे के सारे स्केलर हैं। i की वेरिएशन m तक और j की वेरिएशन n तक। ये 1 2 3 4 m और ये 1 2 3 4 n। अब हम लोगों ने इसको यूज़ कर, आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में मैट्रिसेस पढ़े थे, तो वो मैट्रिसेस पढ़ने का मकसद ये था कि हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस को यूज़ करना है। तो आप देखें कि हम इस सिस्टम को किस तरह लिख सकते हैं। इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b, जहाँ पे हमारे पास A मैट्रिक्स है, उसमें सारे के सारे कोफिशिएंट्स हैं। आप गौर करें तो a11 a12 अप टू so on a1n, a11 a12 अप टू so on 1n। पहली इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे हमारी पहली रो बन रही है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स से हमारी दूसरी रो बन रही है, एंड so on जो mth रो के कोफिशिएंट्स हैं उनसे हमारी mth रो बन रही है। और x वो क्या है? वो हमारे पास एक कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स होता है वेरिएबल्स का या अननोन्स का, विच आर x1 x2 x3 अप टू so on xn, x1 x2 x3 अप टू so on xn। इसका अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास बनेगा n इंटू 1, इसमें n रोज हैं और 1 कॉलम। सिमिलरली b जो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स है, b इज इक्वल टू b1 b2 b3 अप टू so on bm, m बाय 1, ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट का कॉलम वेक्टर है। स्टार्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम यूजुअली मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन मैंने ये कहा था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस मैट्रिक्स को स्मॉल x से और इस मैट्रिक्स को स्मॉल b से डिनोट किया हुआ है। तो हम नॉर्मली ऐसा करते हैं कि कैपिटल से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर ना भी करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हमने किसी भी सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना होगा। The matrix A is called the matrix of coefficients, matrix X is called the column vector of unknowns, unknown या variable, and the matrix B is called the column vectors of constants। ये सारे के सारे हमारे constants हैं, ये सारे के सारे आपके coefficients हैं, और x1 x2 सारे के सारे variables हैं। अगली डेफिनेशन देखिएगा। The equations of the type in 1 above with b is not equal to 0 or called the system of non-homogeneous linear equations। हमें पता है कि ये जो b मैट्रिक्स है इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरोज़ भी हो सकती हैं, नॉन ज़ीरोज़ भी हो सकती हैं। अगर ये सारी की सारी वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं।
और अगर ये सारी वैल्यूज ज़ीरो हैं, ये ज़ीरो वेक्टर है, ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, तो फिर हम इसको कहते हैं ये होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है। अगर आपको इक्वेशंस नहीं और कहा जाएगा ये होमोजीनियस है या नहीं है, उसको फाइंड करने का मेथड क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट ना, या कांस्टेंट ज़ीरो हो या कांस्टेंट हो ही ना, a1 a2 a3 इक्वल टू ज़ीरो हो या a1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 इस तरह से हो, यानी कांस्टेंट आपको बीच में कोई भी कांस्टेंट टर्म नज़र ना आए, तो फिर हम कहते हैं कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। और अगर आपको कांस्टेंट नज़र आ रहा है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो नॉन होमोजीनियस। अगली डेफिनेशन देखते हैं, एन ऑर्डर्ड एन टपल, इसको हम पढ़ते हैं टपल, टुपल नहीं, एन टपल y is equal to y1 y2 so on yn is called a solution of the system 1। ये जो हमारे पास सिस्टम 1 दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन होगा ये टपल। आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स कितने थे n, और इसके अंदर वैल्यूज़ कितनी हैं n। ये सोल्यूशन होगा व्हेन एवर x1 x2 x3 आर रिप्लेस्ड बाय y1 y2 y up to so on yn रिस्पेक्टिवली इन ईच इक्वेशन ऑफ 1। रिस्पेक्टिवली मीन्स x1 की जगह पे y1, x2 की जगह y2 एंड सो ऑन xn की जगह yn को रिप्लेस कर दें। द रिजल्टिंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आप यहाँ पे वेरिएबल्स की जगह पे, अननोन्स की जगह पे वो वैल्यूज़ पुट करें तो ये इक्वेशन इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है। सिर्फ एक इक्वेशन का नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम को ये सेटिस्फाई करे, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास y वेक्टर दिया हुआ है ये इसका सोल्यूशन है। इसकी एग्जांपल चेक करें आप। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 1, 2x1 प्लस x2 इक्वल्स 2, हैज़ द ऑर्डर्ड पेयर 1 0 एज अ सोल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वेरिएबल की होती है, x1 1 है और x2 0 है। तो अब आप यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, x1 की जगह पे 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू x2 की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0, 1 प्लस 0, यहाँ पे लेफ्ट साइड 1 राइट साइड भी 1, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। सिमिलरली जब आप यहाँ पर 1 प्लेस करते हैं तो 2 इंटू 1 ये 2 हो गया, और यहाँ पे जब 0 पुट करते हैं तो ये 0, 2 प्लस 0 2, 2 इज़ इक्वल टू 2, ये भी ट्रू है। हमने क्या कहा था कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स n थे, तो यहाँ सॉरी वेरिएबल्स 2 थे, तो हमारे पास इस टपल का भी ऑर्डर जो है वो 2 है। नेक्स्ट चेक करें कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया। स्टूडेंट्स सारी की सारी इस चैप्टर की थ्योरी में या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा कि कब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास m लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम है हमारे पास ax इक्वल टू b, इसमें m लीनियर इक्वेशंस हैं और n अननोन्स हैं। मे और मे नॉट हैव अ सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट भी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो फिर हम कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम है, और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, यानी ऐसा हमें कोई भी वेक्टर ना मिले जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करे, तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। अगर कुछ थ्योरम्स और कोरोलरीज हैं जो आपको ये बताएंगे कि सिस्टम कब कंसिस्टेंट होता है और कब इनकंसिस्टेंट होता है। ये थ्योरम्स को देख के डरेंगे नहीं, हमने इनका प्रूफ नहीं करना, जस्ट स्टेटमेंट्स को दिमाग में रखना है और उसको यूज़ करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला थ्योरम है हमारे पास द सिस्टम ax इक्वल टू b, यहाँ पे 0 वेक्टर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। विद m इक्वल टू n, इसका मतलब क्या है कि जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही इक्वेशंस हैं, जितनी इक्वेशंस हैं उतने ही वेरिएबल्स हैं। एंड मैट्रिक्स a नॉन सिंगुलर हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। मैट्रिक की बुक में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं कि मेथड ऑफ इनवर्स। आप क्या करते थे कि a का इन्वर्स फाइंड करते थे, उसको जाकर b से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमें x की वैल्यूज़ मिल जाती थी। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसके लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, एक तो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इक्वल होने चाहिए, और मैट्रिक्स a जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। हमें पता है कि जब ये नॉन सिंगुलर होगा तब ही a इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और तब ही ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो पहला थ्योरम आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास जब नंबर ऑफ़ इक्वेशंस सेम हो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के और a नॉन सिंगुलर हो तो उसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कौन सा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट कोरोलरी, इसी को यूज़ करके हमने इसी में से एक रिज़ल्ट डिराइव किया हुआ है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये नॉन होमोजीनियस था, यहाँ पे अब ये होमोजीनियस सिस्टम है। अगर हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम है n इक्वेशंस का n वेरिएबल्स में, हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन x इक्वल टू 0,
x इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि हमारे पास जो x का वेक्टर बनेगा वो सारे के सारे एंट्रीज 0 हो जाएंगी। इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड अ ट्रिवियल सोल्यूशन। आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे भी 0 हो, ये भी 0, ये भी, ये सारी की सारी इक्वेशंस के कांस्टेंट 0 हो जाए, तो जब आप सारे वेरिएबल्स की जगह पे 0 प्लेस करेंगे तो 0 इज़ इक्वल टू 0, तो ये सारी की सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो होमोजीनियस इक्वेशंस में हमारे पास हमेशा एक ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है उस सूरत में जब A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो फिर हम कहते हैं कि हमें एक ट्रिवियल सोल्यूशन हमारे पास है, क्या है, x इज़ इक्वल टू 0। सब वेरिएबल्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 इज़ इक्वल टू 0 सबको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये एक ट्रिवियल सोल्यूशन हमें एग्जिस्ट करेगा हमेशा जब A नॉन सिंगुलर हो, जब आपके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। अगला थ्योरम है AX इक्वल टू B। हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स। नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं वेरिएबल्स डिफरेंट हो सकते हैं। देन द इक्वेशंस हैव अ सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ द रैंक ऑफ A इज़ इक्वल टू द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है ये हम आगे पढ़ लेते हैं, लेकिन रैंक कैसे फाइंड करते हैं, जब आप एचलन या रिड्यूस एचलन फॉर्म बनाते हैं, अगर उन दोनों का रैंक आपस में इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर रैंक इक्वल ना आए तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट थ्योरम, अ सिस्टम AX इक्वल टू 0 ऑफ m होमोजीनियस इक्वेशंस इन n अननोन्स हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है किसका, होमोजीनियस इक्वेशन का। पीछे हमने पढ़ा है कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन हो तो उनका एक ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, m इज़ लेस देन n, नंबर ऑफ इक्वेशंस इज़ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, आप नंबर ऑफ इक्वेशंस काउंट करें, नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करें। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन कम हो, नंबर ऑफ स्मॉल हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो ये हमारे पास एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लास्ट थ्योरम, अ सिस्टम ऑफ m होमोजीनियस इक्वेशंस AX इक्वल टू 0 इन n वेरिएबल्स हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ द रैंक ऑफ A इज़ लेस देन n। इस बात का मतलब क्या है कि जब आपके पास सपोज अगर m और n इक्वल m लेस n नहीं भी हैं, अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर n से स्मॉल नहीं है, लेकिन जब आप उसकी एचलन फॉर्म बनाएं तो उसका रैंक जो है वो स्मॉल आ जाए, किससे, n से, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, तो फिर हम कहते हैं कि उसका एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। हैंस द सिस्टम AX इक्वल टू 0 यानी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ n इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ नॉन सिंगुलर। n इक्वेशंस हैं और n ही वेरिएबल्स हैं। अगर आपके पास यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है आपका कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, तो अगर वो नॉन सिंगुलर होगा तो हमारे पास एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस द फील्ड ऑफ स्केलर्स बीइंग आर। हमारे पास जो फील्ड है, जो स्केलर्स हैं वो सारे के सारे रियल हैं, तो आपने इस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना होता है। तो ये हमने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया हुआ है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं ये ज़रा गौर करें। सबसे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स A लिखना होता है जो कि कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है। x1, x2, x3 हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे x2 अगर नहीं है तो इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट 0, उसकी जगह पे 0 लिखेंगे। तो पहला हमारा कोफिशिएंट है 2, अगला कोफिशिएंट है 0, अगला कोफिशिएंट है 1, फिर उसके बाद कोफिशिएंट है 2, फिर कोफिशिएंट है 4, फिर कोफिशिएंट है -1। अगर किसी वेरिएबल के साथ कुछ ना लिखा हो तो मतलब होता है कि ये 1 है, और नेगेटिव है तो ये -1, ये 1, -8, -3, और उसके बाद आप लाइन लगाते हैं। और ये जो हमारे पास B मैट्रिक्स है या कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम साथ ही लिख लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो हमने ये पढ़ा था कि सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है जब रैंक ऑफ A इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB। A के सबस्क्रिप्टर में हम स्मॉल b लिखते हैं। तो हम इसकी एचलन फॉर्म बनानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि जो पहली एंट्री है इसको हमने 1 बनाना होता है। तो उसके लिए डिवाइड करने से पहले हम चेक करते हैं कि इस कॉलम में अगर कहीं और 1 पड़ा हुआ तो सबसे पहले आप उसको टॉप पे लें। तो हमारे पास ये 1 नज़र आ रहा, तो मैं इस रो को यानी थर्ड रो को फर्स्ट पे ले आता हूँ।
तो हमारे पास ऑपरेशन क्या बनेगा, R13। R13 किया आपने, इस रो को आप फर्स्ट पे ले आए और फर्स्ट रो को आप थर्ड पे ले गए। तो पहली एंट्री हमारी 1 बन गई। अब हमने इस 1 को यूज़ करके इन दोनों को 0 बनाना है। अब इस बुक में भी, बाकी भी आप जितनी भी सोल्यूशन बुक्स देखेंगे उसमें, या जो टीचर्स हैं वो भी यही करते हैं कि दो ऑपरेशंस को एक ही स्टेप में परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ऐसा होता है। आप लोग ये करने से पहले ये चेक कर लें कि आपकी प्रैक्टिस इतनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप 2 की बजाय 3 ऑपरेशन भी एक स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो फिर ये गलती मत कीजिएगा। फिर आप एक स्टेप को एक ऑपरेशन ही एक स्टेप में कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस 2 में से हमने माइनस क्या करना है 2। इसको 2 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो R2 माइनस 2R1 पहला एक हमारे पास ये बनेगा, और R3 माइनस 2R1 दूसरा ऑपरेशन हमारे पास ये बनेगा। हमने ऑपरेशन किया, ये दोनों ज़ीरोज़ कर लिए हमने। सेम ऑपरेशन आप राइट साइड पर भी अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि इस एंट्री को हमने 1 बनाना होता है। अब आप इसको 1 बना लें या इसको 1 बना लें, जैसे आपको आसानी लगती है वैसे कर लें। नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है, R2 माइनस R3 किया हुआ है, इसमें से ये माइनस किया हुआ है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये 20 काफ़ी बड़ा फिगर था, तो इसको छोटा करने के लिए हमने इसमें से ये माइनस कर दिया। 20 में से 16 माइनस हो गया तो ये 4 बन गए। उसके बाद 5 में से 7 माइनस कर दिया हमने, -2, और -6 -3 यानी कि +3, तो ये -3 रह गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने इस 4 को यूज़ करके ये जो 16 था इसको हमने 0 कर लिया। जैसे यहाँ पे हमारे पास 16 है, तो इसको अगर 0 बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 = 16, 16 माइनस 16 0। तो करना क्या पड़ेगा, R3 माइनस 4R2। ये देखें जी, R3 माइनस 4R2 हमने अप्लाई किया तो हमारे पास इस 4 के नीचे ये 0 बन गया, और नेक्स्ट हमारे पास 15 रह गया। अब हमने नेक्स्ट कोशिश ये करनी होती है कि इसका ऊपर भी 0 बनाना हो। हमने पढ़ा था कि जो पाइवट एलिमेंट है उस एलिमेंट के ऊपर भी और नीचे भी उस कॉलम में सारे के सारे ज़ीरोज़ बनाने होते हैं। हमारी ट्राई ये होती है, कोशिश ये करते हैं। तो हमने क्या करना है, इस 4 को के नीचे 0 बना दिया, इस 4 के ऊपर भी 0 बनाना है। तो इस 8 को 0 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ मैं तो ये 8 हो जाएगा। इसको इसमें ऐड कर दें तो ये 8। R1 प्लस 2R2, R1 प्लस 2R2। और आगे आपने क्या किया हुआ है, 1/15 R3। इस 15 को 1 बनाने के लिए भी हमने यहीं पे ऑपरेशन अप्लाई कर दिया कि इसको 15 पे डिवाइड कर दिया। तो इससे हमारे पास ये 0 हो गया, ये -7 हो गया, और ये -4 हो गया। इसको जब आपने 15 पे डिवाइड किया ये 1 हो गया। 9 को 15 पे डिवाइड किया तो ये 3/5। 9/15 दोनों को 3 पे डिवाइड कर दिया, 3/5। नेक्स्ट अब लास्ट रो में हमारे पास पाइवट एलिमेंट 1 है। इस 1 को यूज़ करना है हमने, और इसके ऊपर भी सारे के सारे ज़ीरोज़ बनाने हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, यानी R2 प्लस 2R1। यहाँ पे हमने पहली रो में ऑपरेशन किया हुआ है कि R1 प्लस 7R2 R3, R1 प्लस 7R3 एंड R2 प्लस 2R3 ऐड किया हमने। ये ज़ीरोज़ हो गए दोनों के दोनों, ये हमारे पास 1, ये 4 और ये 1 बच गया। अब लास्ट पे आपने इसको भी 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे। तो 4 5 = 20, ये हमने डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास ये x1 है, ये 0 ये 0, यानी x1 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/5। तो यानी कि x1 इक्वल टू 1/5। सिमिलरली 0 प्लस x2 प्लस 0, तो क्या बचेगा, सिर्फ x2। x2 इज इक्वल टू -9/20 एंड x3 इज इक्वल टू 3/5। हमारे पास सोल्यूशन आ गया 1/5 -9/20 और 3/5। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हमें ये एक सिस्टम दिया हुआ इक्वेशंस का। हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। तो ये 1 1 1, ये 1 1 1 हो गए। फिर ये 1 है, ये 1 प्लस है, और फिर 1 1 1 1 प्लस है, और यहाँ पे है A 2 A 3 A। ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया।
तो सबसे पहली एंट्री 1 बनानी थी, वो ऑलरेडी हमारे पास 1 है। अब यहाँ पे हमने 1 लेके आना है, तो पहले हमने क्या किया हुआ कि इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने R2 में से भी R1 माइनस कर दिया और R3 में से भी R1 माइनस कर दिया। यहाँ से जब आप R1 माइनस करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0। 1 के नीचे आपने सारे जीरो तो बनाने थे, तो ये 1 के नीचे सारे 0 हो गए। 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0। सिमिलरली इसमें से जब आप 1 माइनस करेंगे तो 1 1 से माइनस हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा। और 1 में से माइनस 1 किया 0। 2a में से जब a माइनस करेंगे तो 1 a बचेंगे। सिमिलरली जब आप 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, और 1 प्लस a में से 1 माइनस किया तो 1 1 से कैंसिल, a बच गया। 3a में से a माइनस किया 2a बच गया। नेक्स्ट, इसको 1 बनाने के लिए इसको a पे डिवाइड कर दिया हमने, इस रो को R2 1 ओवर a इंटू R2 को डिवाइड कर दिया हमने a पे, तो ये 0 1 0 और ये a को डिवाइड हो गई 1। सिमिलरली हमने इसको भी डिवाइड कर दिया किसके ऊपर, इसको 2a पे डिवाइड किया, क्योंकि 2a पे नहीं, इसको a पे ही डिवाइड करना चाहिए था। 1 ओवर 2a R3 नहीं है, 2 नहीं है, ये a ही है। 1 ओवर a R3 0 0 1 और ये हमारे पास आ गया 2, क्योंकि हमने इसको a पे डिवाइड कर दिया। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ज़ीरोज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट, जस्ट इस 1 को और इस 1 को 0 बनाना बाकी रह गया। तो पहले हम इस 1 को यूज़ करके इसको 0 बनाएंगे। तो क्या करेंगे आप, R1 माइनस R2, तो माइनस किया, जब 1 में से 0 माइनस किए 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, और a माइनस 1 ये a माइनस 1 है। सिमिलरली हमने जब इसको 0 बनाना है तो हमें R1 माइनस R3 करना पड़ेगा, 1 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस किया हमने, तो ये a माइनस 1 में से जब -2 किया तो -1 -2 ऐड होके -3 बन गए। अब आपके पास x1 की वैल्यू है a माइनस 3, x2 की वैल्यू है 1 और x3 की वैल्यू है 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स है 1 2 3 4 5 और नंबर ऑफ़ इक्वेशन है 1 2 3 4। तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास सिस्टम नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स हमारे पास हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा सबसे पहले हमने, उसके बाद हमने इसकी एचेलॉन फॉर्म बनाने की कोशिश करनी। तो इस 1 को यूज़ करके ये सारे के सारे 0 बनाए हमने। ये हमारे ऑपरेशन की हैं, चेक कर लीजिएगा। ऑपरेशन करने के बाद फिर हमने यहाँ पे 1 लेके आना था, तो हम ऑलरेडी नीचे जो 1 पड़ा हुआ है हम उसको ऊपर ले आते हैं। तो हमने क्या कर लिया, R2 4 कर लिया, R2 को R4 से रिप्लेस कर दिया, ये ऊपर आ गई और ये नीचे आ गई। उसके बाद इस 1 को यूज़ करके ऊपर वाला भी और नीचे वाले भी सारे के सारे 0 बनाए हमने। ये हमने ऑपरेशन अप्लाई की हैं। सिमिलरली इस लास्ट 1 को यूज़ करके हमने ऊपर वाले सारे 0 कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया, इस रो को और इस रो को आपस में चेंज कर दिया, R3 और R4 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो ये हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास ये 1 1 1 आ रहे हैं। अब इस लास्ट 2 को 1 बनाने के लिए इसको 2 पे डिवाइड किया हमने, ये 1 रह गया, ये -2 रह गया और ये -1/2। उसके बाद हम इसको देख सकते हैं कि इसका जो रैंक है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ए बी, दोनों इक्वल है 4 के। इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट बाय असाइनिंग आर्बिट्रेरी वैल्यू टू एनी वन ऑफ द अननोन्स से x5। चूँकि हमारे पास नंबर ऑफ़ अननोन्स और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस इक्वल नहीं हैं और रैंक दोनों का इक्वल आ गया है, तो हमारे पास क्या है, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस इक्वल हो तो फिर यूनिक सोल्यूशन आता है, अदरवाइज यूनिक सोल्यूशन नहीं आता। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए जिसमें हमारे पास यूनिक सोल्यूशन नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं, ये x1 है और ये x5 है। x1 + 5x5 = 1/2, ये हमने लिख दिया। और यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ गई, -5x5। हमने क्या कर दिया, हम क्या कर रहे हैं, हम सारे वेरिएबल्स की वैल्यू x5 की फॉर्मेट में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहला हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई -5x5। इन्फिनिट मैनी कैसे है कि जब भी आप x5 को कोई ना कोई वैल्यू देंगे आपको तब x1 की वैल्यू मिलेगी। तो x5 को आप कितनी वैल्यू दे सकते हैं, आप इन्फिनिट दे सकते हैं। रियल नंबर पूरा का पूरा यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो रियल नंबर इन्फिनिट है, ये भी इन्फिनिट वैल्यूज़ देगा। सिमिलरली x2 + 3x3,
x2 प्लस 3x5 इज इक्वल टू 1/2। तो ये 3x5 को उधर ले गए हम, तो ये -3x5 हो गया। सिमिलरली इन्फिनिट मैनी वैल्यूज़ x3 माइनस 3x5 इज इक्वल टू 1/2, -3x5 को उधर ले गए आप। सिमिलरली यहाँ पे x4 माइनस 2x5 इज इक्वल टू -1/2 और -2x5 को उधर ले गए, तो ये हमारे पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास 1 2 3 4 5 इक्वेशन हैं और 5 ही वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया, उसके बाद उसी तरह से उसकी हमने एचेलॉन फॉर्म बनाने की कोशिश की, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। और इस मेथड को स्टूडेंट्स बोलते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। अगर आप सिर्फ एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं, यानी ऊपर वाले ज़ीरोज़ नहीं करते, सिर्फ नीचे वाले ज़ीरो करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉसियन या गॉशियन। कुछ लोग गॉशियन पढ़ते हैं, कुछ लोग गॉसियन पढ़ते हैं। और अगर हम ऊपर वाले भी सारे के सारे ज़ीरो बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। तो बेहतर यही होता है कि हम नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी सारे के सारे ज़ीरोज़ बना लें, उससे हमें फ़ायदा होता है कि हम ईज़िली वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना। दोनों का रैंक इक्वल है, तो हमारे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो 1 1 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं और 4 ही इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पर भी हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के चांसेस हैं। तो लेट्स सी, इसको भी स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे भी देखा कि रैंक ए का ये भी 4 है और रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी 4 है, तो इसका भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि हमने यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे हमने गॉस जॉर्डन मेथड नहीं अप्लाई किया, जस्ट गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया है। उससे क्या किया, जस्ट नीचे वाले ज़ीरो बना दिए, ऊपर वाले हमारे ज़ीरोज़ नहीं हैं, तो ये जस्ट एक एचेलॉन फॉर्म है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म नहीं बनाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसकी बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करते हैं कि पहले लास्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सीधी सीधी x4 इज इक्वल टू -1, फिर ये है x3 प्लस 2x2, x3 प्लस 2x4 इज इक्वल टू -2। इसमें जब आप x4 की वैल्यू पुट करेंगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी। दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है x2 प्लस 3/2 x3 माइनस 3x4 इज इक्वल टू 3/2। हमारे पास x4 और x3 की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, पुट की हमने, x2 की वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पे x1 माइनस 4x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 2, x3 और x4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे पुट करेंगे x1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सारा का सारा सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 3 अननोन्स हैं और 1 2 3 4 इक्वेशंस हैं। तो चेक करते हैं। यहाँ पे हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब आपके नंबर ऑफ़ इक्वेशन ज़्यादा आ जाए नंबर ऑफ़ अननोन से, तो फिर हम ये चेक करते हैं कि एंड पे रैंक क्या आता है। अगर रैंक दोनों का इक्वल आ जाए तो फिर यूनिक सॉल्यूशन होता है, अदरवाइज़ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्टार्ट करते हैं इसका। आप इसका सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे लास्ट रो जो है वो देख सकते हैं आप 0 हो गई। तो रैंक ऑफ ए भी हमारे पास 3 आ रहा है और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 3 आ रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और x1 -1, x2 -2 और x3 इज इक्वल टू 4।